Once again heartily welcome to our channel that is Deserve Point Academy। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है ये ना केवल 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरन इसका उपयोग जो है 11th और 12th क्लास और आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि अगर हम सबसे पहले इसका मीनिंग अगर ध्यान से समझें तो ये जो अरिथमेटिक है दैट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसको बिल्कुल साधारण सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? अंकगणित। अब यदि अगर हम बात करें प्रोग्रेशन की तो ये जो टर्म है प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रोग्रेशन मीन्स सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीक्वेंसेस that follow some particular pattern। ऐसी सीक्वेंसेस जो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस ले ली 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस ले ली 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। तो ये जो कुछ सीक्वेंसेस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा है कि इनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब ये है कि एक थोड़ा सा पैटर्न देखने के बाद इनके आगे की टर्म्स को आप खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके आगे क्या आएगा। जैसे अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म 30 होगा, देन नेक्स्ट टर्म 35। इसी तरीके से यदि अगर मैं दूसरी सीक्वेंस की बात करूँ तो 3, 9, 27, 81 ये जो है हमारे पास 3, 3 के मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनके बीच का जो रेशो है वो क्या है? सेम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इनके बीच के जो रेसिप्रोकल है उनका डिफरेंस सेम है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स जो कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हों उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं यूनिट के नाम की बात करूँ तो अरिथमेटिक मीन्स होता है हमारे पास अंकगणित, जो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की हमारे पास, और प्रोग्रेशन मीन्स ऐसी सीक्वेंसेस जो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही हो। अब यदि अगर मैं इसके बाद यदि अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जहाँ पर हमारे पास प्रत्येक एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 100, 90, 80, यहाँ पर मैंने ले लिया 70 एंड सो ऑन। एंड द लास्ट एग्जांपल दैट इज़ सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 7, 7, 7, 7। ये सारी की सारी सीक्वेंसेस जो हैं ये हैं एपीज़। अब आप कैसे समझेंगे कि एपी क्या होता है? तो एपी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके सारे एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव
नेगेटिव और इवन ज़ीरो ऑल्सो। तो यदि अगर मैं पहली सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना कितना है 5 5 5। यहाँ पर आप दूसरी सीक्वेंस देखें तो इनके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है 3 3 3। यहाँ पर यदि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप सारे एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे उसे हम किसका डिफरेंस है वो 3 का। फोर्थ सीक्वेंस जो है हमारे पास उसमें आप अगर देखें तो उसके बीच में जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। बस डिफरेंस जो है वो सारे एलिमेंट्स के बीच का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कैसा है नेगेटिव है, वो भी -10। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 0 0 का डिफरेंस है ना। तो ये भी एक हमारे पास क्या है AP है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि AP को पहचानने का केवल एक ही तरीका है कि उनके बीच का डिफरेंस कैसा हो सेम हो, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो और इवन ज़ीरो ऑल्सो है ना। अब बात रही हमारे पास डिफरेंस की, जिसको हम पूरे AP में कॉमन डिफरेंस या D टर्म से डिनोट करते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, हमेशा आपको सक्सीडिंग टर्म में से प्रेसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा आगे वाली टर्म में से ही आपको पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे किससे, पूरे उसमें D से। कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। आप किसी भी AP को कैसे डिनोट करोगे, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारी पूरी AP चलती जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 10, देन 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से एक सीक्वेंस चली जा रही है। ज़रा बहुत ध्यान से समझना, पूरी यूनिट का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो यहाँ पर आप अगर ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको हमेशा डिनोट किया जाता है किससे, A से, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसी तरीके से जो कॉमन डिफरेंस है एलिमेंट्स के बीच का, जो सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है उसको डिनोट किया जाता है D से, दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। इसी तरीके से N जो है वो कहलाता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट किया जाता है N से। और एट लास्ट L, दैट इज लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं L से। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है इस सीक्वेंस को, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि A जो है वो क्या है 5। बहुत ध्यान से समझिएगा ज़रा, A जो है वो है कितना है 5, D जो है यानी कि इन सारे एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है +5। ठीक है, तो हमारे पास D भी कितना आ गया 5। अब ज़रा बहुत ध्यान से समझें, पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो कितना है A, दूसरा जो एलिमेंट है A प्लस D यानी कि 5 + 5 दैट इज़ 10, तीसरा जो एलिमेंट है A प्लस 2D, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 + 2 × 5 10, 10 + 5 15, फोर्थ टर्म जो है वो A प्लस 3D यानी कि A प्लस 3D, तो 5 + 3 × 5 दैट इज़ 15 + 5 यानी कि 20। तो हमारे पास यहाँ से एक और पैटर्न आपको समझ में आने वाला है कि जब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का, बहुत ध्यान से समझना, पूरी यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फर्स्ट टर्म जो है वो है कितना हमारे पास A, सेकेंड टर्म जो है वो कितना है हमारे पास A प्लस D, थर्ड टर्म जो है हमारे पास वो कितना है A प्लस 2D,
फोर्थ टर्म जो है वो है हमारे पास a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म जो है वो है हमारे पास a प्लस 4d। तो अब यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है, ज़रा बहुत ध्यान से देखें। दूसरे टर्म में a प्लस d, तीसरे टर्म में 2d, 3d, फिफ्थ टर्म के लिए 4d। तो क्या इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म के लिए a प्लस 5d आएगा, सेवन्थ टर्म के लिए a प्लस 6d आएगा, एट्थ टर्म के लिए a प्लस 7d आएगा। अब यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो अब आप फटाफट बता सकते हैं कि यदि अगर मुझे सीक्वेंस का 70th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 69d। अगर मुझे 93 टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 92d। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। इस पूरी यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज nth टर्म। अब ये nth टर्म है क्या, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और किसी एक अननोन पर्सन के लिए जो उन 50 बच्चों को नहीं जानता है उसके लिए ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि 47th रोल नंबर कौन से पर्टिकुलर बच्चे का है, 32 रोल नंबर कौन से पर्टिकुलर बच्चे का रोल नंबर है। तो इसी तरीके से सीक्वेंसेस में जब नंबर अरेंज होते हैं तो कौन सी पोजीशन पर कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस की। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि NCERT में nth टर्म को डिनोट किया गया है इस तरीके से और मैं इसको डिनोट करता हूं इस तरीके से। दोनों ही चीज़ें सेम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अलग अलग बुक्स में आपको दोनों ही तरीके से मिल सकता है और दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर सही है। अब ये nth टर्म होता क्या है, तो a प्लस n-1 इंटू d ये कहलाता है हमारे पास nth टर्म के लिए, आप कह सकते हैं इसे फॉर्मूला। अब ये एवेल्यूएट कहाँ से हुआ तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझ सकते हैं। ऑलरेडी मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि किसी भी AP में फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, a, सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है a प्लस d, थर्ड टर्म जो होता है वो क्या होता है हमारे पास a प्लस 2d, फोर्थ टर्म जो होता है वो क्या होता है a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म जो होता है वो होता है a प्लस 4d। अगर मैं इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाऊं तो आपको कुछ एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा था यहाँ पर 2d, जब फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3d, जब फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो 4d। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मैं nth टर्म की बात करूँगा तो यहाँ पर भी तो n से एक कम टर्म ही मल्टीप्लाई होगा d के साथ। इट इज़ द nth टर्म फॉर्मूला। अब ज़रूरत क्या पड़ी इसको, क्यों हम लोग अप्लाई करते थे या कहाँ हम लोग अप्लाई करते थे, तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल प्रेडिक्ट कर लिया या कंसीडर कर लिया। जैसे सपोज मान लो कि 5, 10, 15, 20 ये एक सीक्वेंस है और चली जा रही है, न जाने कहाँ तक जा रही है मुझे भी नहीं मालूम, है ना। तो इस सीक्वेंस को देखकर मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो है 5, डिफरेंस जो है वो भी है 5। अब मुझे पता करना है कि इस सीक्वेंस में 102th यानी कि 102वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि मुझे कौन सा नंबर प्रेडिक्ट करना है, 102th पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा a 102, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ये a है ये t है और फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास a प्लस n-1 इंटू d, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d ले रहा हूँ, जब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं a प्लस 3d ले रहा हूँ। जब मैं 102 टर्म लूँगा तो a प्लस 101 इंटू d होगा, जब मुझे 105 लेना होता तो a प्लस 104d होता। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख ले रहा हूँ a प्लस 101d, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना था 5 प्लस 101 इंटू 5। अब यहाँ पर यदि इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 505। इसको भी यदि अगर हम ऐड कर लें तो 510, दैट मीन्स
इस सीक्वेंस के 102th पोजीशन पर मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? 510। चलिए इस वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिएगा और मैं बोर्ड खाली करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और समझा पाऊँ। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो पाए, है ना। अब जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक और सीक्वेंस ले ली, जैसे ये ले लो 3, 6, 9, 12, 15, ये इस तरीके से चला जा रहा है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस सीक्वेंस में वी हैव टू फाइंड 72nd नंबर, है ना। 72nd पोजीशन पर कौन सा नंबर आना है, ठीक है। तो फिर मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पर a बराबर जो है वो है 3, d बराबर जो है वो है 3 और n बराबर जो है वो है 72। मुझे फाइंड करना है 72th टर्म, यानी कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूँ a + 71d। a की वैल्यू है 3 + 71 × 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 = 1 3, 3 × 7 = 21, यानी कि 216। तो इस तरीके से हमारे पास जो यूज़ है nth टर्म के फॉर्मूले का वो ये है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन और करता हूँ, है ना, तो आपको कहानी थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ पाएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएशन करा और इस सीक्वेंस को मैंने यहाँ कहीं पर ले जाकर 1005 पर एंड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि आप पता कीजिए कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक ये जो सीक्वेंस है जो 5 से स्टार्ट होकर चली जा रही थी और कहाँ पर एंड हो रही है? 1005 पर। और मेरा क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। इन शॉर्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू, है ना। वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने फिर यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, L = a + n - 1 × d। इनमें थोड़ा सा कोई बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आप जैसे जैसे इस पार्ट पे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कि nth टर्म और लास्ट टर्म लगभग इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे जो लास्ट टर्म है वो क्या दिखाई दे रही है? 1005, यही है ना। इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है? 1005, ठीक। और आगे बढ़े हम तो इसके बाद क्या है? a बराबर कितना है? 5 लिख दिया मैंने। n मुझे फाइंड करना है, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, एज इट इज़ रहने दिया। डिफरेंस कितने का है पूरी सीक्वेंस में? एक कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, 10 और 15, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिलेगा? 5। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000। यहाँ पर बचा n - 1 × 5 मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है n - 1। 5 से डिवाइड करें 1000 को, ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है? 200। n - 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर लो, 201, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 201, यानी कि इस सीक्वेंस में जो 5 से स्टार्ट होकर 1005 पर एंड हो रही थी, इस पूरी सीक्वेंस के अंदर कितने बच्चे हैं, सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं? दैट इज़ 201। ये ठीक उसी तरीके से अगर बच्चे मेरे मुंह से निकल गया तो हमारे पास जो क्लास के बच्चे थे उनको रोल नंबर हमने ऐसे दिए 5, 10, 15, 20 और आखिरी रोल नंबर जो है वो 1005। अब आपसे पूछ ले कि क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप इस तरीके से निकाल कर बता देंगे कि 201 बच्चे हैं उनके अंदर। चलिए ठीक है, एक छोटा सा वेरिएशन और करके बताता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मुझे इसे भी रफ़ करना पड़ेगा और आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए मैं इसे रफ़ कर रहा हूँ। अब कई दफ़ा क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि आपको एक सीक्वेंस दे दी जाती है और ये बोला जाता है कि आप फर्स्ट से कोई टर्म ना निकाल कर लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल कर बताइए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सीक्वेंस इज गिवन
है ना, यही सीक्वेंस को कंसीडर कर लो, यही एक सीक्वेंस दी गई है और बोला गया कि इस सीक्वेंस के लास्ट से 20th टर्म निकाल कर बताओ। तो बिल्कुल भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा काम वैसा ही है, बस पूरी कहानी उठाकर उल्टा कर देना है। कैसे? अब जब हम सीक्वेंस को यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, फर्स्ट टर्म 5 ले रहे थे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1005 ले लो। डिफरेंस के लिए आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर रहे थे, अब पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस कर दो, ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है। ए जो है वो कितना है हमारे पास 1005, डिफरेंस जो है अब कितना हो जाएगा -5, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। 20th टर्म निकालना है, लास्ट से निकालना है, तो फॉर्मूला तो अभी भी यही रहेगा, a + 19d। a की वैल्यू है 1005 + 19 × -5, है ना, इस बात का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। 1005 + 19 × -5, तो माइनस में आने वाला है, 19 5 × 95, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 9 ही बचा है, तो 910 इज़ आंसर। तो nth टर्म क्या होता है, कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, किस तरीके के वेरिएशंस क्वेश्चंस में होते हैं, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक तौर पर मैंने बता दी हैं। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे चलते हैं, और एक और लास्ट टॉपिक जो इस पूरे यूनिट का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ nth टर्म, है ना। अब इसमें क्या होने वाला है इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो सम ऑफ nth टर्म होता क्या है, इसको डिनोट किया जाता है Sn से, दैट मीन सम ऑफ nth टर्म, है ना। क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास n/2 a + l, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। कैसे? n/2 a, l की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी थी, a + n-1 × d। तो ये जो है ये क्या फॉर्म मिला हमें, a + a 2a + n-1 × d, है ना। तो ये जो है ये दोनों ही फॉर्मूले लगभग सेम है, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बट डिफरेंट सिचुएशंस में इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। अब यूज़ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, इस दोनों ही बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज़ मान लो कि आप लोगों ने जॉब स्टार्ट करी और वहाँ पर आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हुई 10,000 रुपये से, है ना, और उन्होंने ये बोला कि आपको जो मंथली इंक्रीमेंट है वो सपोज़ मान लो थोड़ी देर के लिए 500 रुपये मिलता था, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सैलरी की शुरुआत हुई 10,000 रुपये से, 5,000 रुपये हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता था। अब किसी ने रैंडमली आपसे पूछ लिया कि 25 साल बाद आपकी इनकम कितनी हुई, है ना। तो इस तरीके के फ्रीक्वेंटली डिफरेंस वाले एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया सम ऑफ nth टर्म। इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस या फिर इस फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन फॉर्मूलों की हेल्प से आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे कैसे इन फॉर्मूलेस का यूज़ किया जाता है, तो शायद सारी कहानी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगी। मुझे ये बताने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इन फॉर्मूले में n जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, l जो है वो लास्ट टर्म है, इसी तरीके से d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। जैसे सपोज़ मान लीजिए मेरे पास, मैं बार बार एक ही एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इनकी प्लेसेस पर कोई भी नंबर आ जाए, आपने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। दो चीज़ें सीखना है आपको कि फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है ना, और क्यों करना है। ये बात अगर समझ में आ गई तो मैथ्स में आप महारत हासिल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने एक सीक्वेंस ले ली 5, 10, 15, 20 और ये चली जा रही है ना। चूँकि ये एक AP है, इसके सारे एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो अब उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन ये रख दिया कि टू फाइंड
द सम ऑफ ऐसी 50 टर्म्स का सम निकालिए टू फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स, है ना। इनके ऐसे 50 टर्म्स का सम निकालिए। समझेंगे ज़रा यहाँ पर ध्यान से। तो 50 टर्म का सम निकालने के लिए अब पहली चीज़ आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जिस सीक्वेंस में आपको लास्ट टर्म दिख रहा हो तो आप पहला वाला फार्मूला लगाएं, जब लास्ट टर्म है ही नहीं तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो आपको तो यहाँ पर अब a बराबर जो है वो कितना है 5, डिफरेंस जो है वो भी कितना है 5। कितने टर्म्स का सम निकालना है यानी कि n यानी 50। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। n की वैल्यू जो है वो है 50, 2a यानी कि 2 इंटू 5, n-1 क्या मैं डायरेक्टली लिख दूँ 50 - 1 यानी कि 49, और डिफरेंस जो है वो कितना है हमारे पास वो भी 5 है। बहुत अच्छे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, 2 5 = 10 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 5 9 = 45, कैरी 4, 5 4 = 20 और यहाँ पर बचा हमारे पास 245 प्लस 10 यानी कि 25 इंटू 255। आई होप, मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मैं ही कर देता हूँ। 25 5 = 75, कैरी 7, 25 5 = 75 और 7 82, कैरी 8, 25 2 = 50 और 8 5825। इस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंसेस के कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं व्हेन इट इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, यदि अगर उनके सारे एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस सेम है। चलिए थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं और आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट हो रही थी 10 15 20 से होते होते मैंने इसको 1005 पर एंड कर दिया है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में मुझे फाइंड करना है टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, है ना। ऐसी सिचुएशन में मुझे फाइंड करना है सारे एलिमेंट्स का सम, है ना। तो अब स्वाभाविक सी बात है हमारे दिमाग में यही दोनों फॉर्मूले आएंगे और क्योंकि लास्ट टर्म दिया गया है तो हमें यहाँ पर फर्स्ट फार्मूले का ही हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही फार्मूले में हमारे पास n का यूज़ है। जब n का यूज़ है तो सबसे पहला टास्क अब हमें यही निकालना है कि इस सीक्वेंस में जो 5 से स्टार्ट होकर 1005 पर एंड हो रही है इसमें n की वैल्यू क्या है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो वापस से हम यहाँ पर हमारा पुराना ही फार्मूला यूज़ करेंगे, L = a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म जो है वो कितना है 1005, a की वैल्यू 5, n के बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है तो मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया और डिफरेंस जो है वो कितना है हमारे पास 5। तो 1005, 5 को इधर लेकर आऊँ तो यहाँ पर हो जाना है हमारे पास 1000, n-1 इंटू 5, 5 को भी इधर लेकर आ जाओ तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n-1। 5 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर बचने वाला है 200 इज इक्वल्स टू n-1 और 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर लिया तो अल्टीमेटली हमें जो n की वैल्यू मिलने वाली है वो है 201। तो अब अगला जो टास्क है हमें सम निकालना है कितने टर्म्स का 201 टर्म्स का, दैट इज 201 सम ऑफ 201 टर्म। फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l यानी कि 201 डिवाइडेड बाई 2। a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 और l की जो वैल्यू है वो है 1005। आगे सॉल्व करें हम इसे 201 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 1010 यानी कि 1010 और इससे भी अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 505। इन शॉर्ट 201 इंटू 505। मैं उम्मीद करके चलूँ कि ये जो मल्टीप्लाई है आप लोग कर लेंगे। इस सीक्वेंस के 201 एलिमेंट्स का सम होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि सम ऑफ nth टर्म क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, किस किस सिचुएशन में इन डिफरेंट फार्मूलेस का यूज़ किया जाता है। चलिए एक आखिरी टॉपिक जो इस
पूरी यूनिट के इंट्रोडक्शन में मैं जोड़ना चाहता हूँ। हालांकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने के लिए कई दफ़ा आपसे ये कोई भी पूछ सकता है कि इस फॉर्मूले का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये जो फार्मूला है ये कहाँ से डिराइव किया गया है हमारे पास, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना क्या है, सम ऑफ nth टर्म। किसका निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है a प्लस सेकेंड टर्म जो होती है a प्लस डी। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो a प्लस 2d, और ये सीक्वेंस चली जा रही है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, ये आगे चलता गया। इसी तरीके से a प्लस n माइनस 2d, ये जो है ये सेकेंड लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होती है ना। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ती गई। ये सेकंड लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है। इस सब का सम निकालना है तो मैंने इसको s के इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाला हूँ। कैसे, s इज इक्वल्स टू, सम मैं यहाँ से कर लूँ या यहाँ से कर लूँ, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये है लास्ट टर्म, प्लस सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 2, n माइनस 2 इंटू डी। इसी तरीके से चलती जा रही है ये सीक्वेंस, और यहाँ पर a प्लस डी, और आखिरी में क्या मिल जाएगा मुझे, a, है ना। मैंने कुछ नहीं करा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है, उन सब का सम कर लिया है, उसको किसके इक्विवेलेंट मान लिया है, s के इक्विवेलेंट मान लिया है। उसी सीक्वेंस को मैंने दूसरी बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। अब मेरा अगला टास्क है, इन दोनों को नाम दे दो फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ऐड दीज टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। कैसे, s प्लस s 2s। बहुत ध्यान से समझना ज़रा, जब मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करूँगा तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बना पहला टर्म, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इनको भी जोड़ते हैं। देखना ज़रा बहुत ध्यान से, a प्लस a 2a, यहाँ पर बचा है d और यहाँ पर है n माइनस 2 इंटू डी। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, nd माइनस 2d और प्लस का d। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और आखिरी में यही सारी वैल्यूज़ आने वाली हैं। देखते हैं क्या आ रही है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a, ये nd और ये हमारे पास क्या है, हम ऐड कर रहे हैं ना इसे, तो माइनस 2d और प्लस d, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का d और ये nd। तो आप चलो लिख ही लीजिए यहाँ पर nd माइनस का d प्लस ये सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर हमने 2a n कॉमन, सॉरी d कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर कितना बचा, n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि यही सेम वैल्यूज़ आपको बार बार यहाँ पर रिपीट होती मिलेगी। कितनी बार रिपीट होगी, ऑब्वियस सी बात है n टाइम्स तक। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्विवेलेंट था, 2s के, और s बराबर कितना था, इस 2 को इधर लेकर आ जाएं तो 2 यहाँ पर डिवाइड में,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या यही फॉर्मूला था सम ऑफ nth टर्म का, है ना। आप चाहें तो इसको भी सम ऑफ nth टर्म, इसको भी सम ऑफ nth टर्म, इन दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ nth टर्म, और ये क्या आ गया हमारे पास nth टर्म। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने ब्रेक किया था, तो वो क्या मिला था हमें, n/2, 2a को हम लोग लिख ले रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये L के बराबर था। तो यहीं से हम लोगों ने एक और फॉर्म बनाया इसका, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस L। आई होप आप लोगों को मेरी ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।